वैसे हम रोज़ यही काम करते हैं जिसे आप आज संगठित रूप से कर रहे हैं। हमारे साथी प्राध्यापकगण और विद्यार्थी प्रेमचंद को लेकर के आप में से भी बोले, शोधार्थी और प्राध्यापक इस तरह से बोलने का मतलब ये है कि आप भी एक दिन इसी तरह से इन चीज़ों को समझ सके और हर चीज़ की समाज में अगर उपयोगिता है, क्योंकि हम समाज से आते हैं, तो साहित्यकार के बतौर प्रेमचंद का महत्व इसलिए भी हो जाता है कि 1936 यानी वो 56 वर्ष के होकर के दुनिया से गुजर जाते हैं। बहुत सारे लोग 70, 80, 90, 100 साल भी होते हैं। बहुत सारे साहित्यकार और बहुत सारे विद्वान ज़्यादा उम्र नहीं पाते, 40, 50, 60 भी मुश्किल से देख पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें याद रहते हैं। इसका मतलब ये है कि लंबी उम्र पाना बड़ी बात नहीं। सार्थक जीवन कैसे हो? तो सार्थक जीवन इनका रहा इस तरह से कि उन्होंने समाज को चित्रित किया, व्यक्ति को चित्रित किया, कहानियों के माध्यम से और उपन्यासों के माध्यम से। उन्होंने जितना लिखा, 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियाँ, इसमें उस समय का 1.5-2 दशक का पूरा समाज आ जाता है। इसलिए एक बड़ी बात तो ये कही जाती है कि अगर इतिहास भी खत्म हो जाए, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया गया, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरियाँ जला दी गई, वो वापस लाना बड़ा मुश्किल है। तो इतिहास अगर खत्म कर दिया जाए 1.5-2 दशक का, तो यूँ कहते हैं कि प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ करके इतिहास दोबारा लिखा जा सकता है। ये कोटेशन इन पर इस्तेमाल किया जाता है। समाज पूरा उसमें निरूपित होता है, किस तरह का समाज था उस दौर का, तो समाज बखूबी बताता है। किसी देश में अगर हम जाते हैं, तो अगर आप यूं ही घूमने जा रहे हैं या सीरियसली गंभीरता से घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ का साहित्य पढ़ करके जाते हैं। किसी भी देश को समझने के लिए साहित्य ही उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो यहाँ साहित्य और कई विषय पढ़ते हैं, चाहे कुछ भी विषय पढ़ते हो, आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, बहुत सारे कॉमर्स और साइंस पढ़ाते पढ़ाते इसके बावजूद कहानी उपन्यास लिखते हैं और अच्छे उपन्यास कहानियाँ लिख रहे हैं। यानी साहित्य पढ़ने वाले को नहीं है, ये एक न्यूट्रल सार्वकालिक सबके लिए, कोई भी लिख सकता है। साइंस पढ़ करके भी आप कहानी लिख सकते हो, कविता लिख सकते हो, यानी आप अपने आप को प्रस्तुत करते हो, आप क्या हो ये निकल करके आता है कहानी से, निबंध से, उपन्यास से, कविताओं से, संस्मरण से, यात्रा वृत्तांत, क्या नहीं है। आप सारी विधाओं का निचोड़ साहित्य में देख सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि साहित्य को पढ़ करके हम किसी भी देश में जाएं तो उस देश को समझ सकते हैं। इसी तरह से उपन्यासकार, कथाकार प्रेमचंद का गोदान उपन्यास या प्रेमाश्रम, ये किसान जीवन की महागाथा इसलिए कहलाता है कि उस समय का किसान जैसा था, लगभग किसान आज भी किसी न किसी रूप में, फ़र्क इतना आया है कि उस वक्त तकनीकी नहीं थी, आज तकनीकी किसान के पास है। इसके बावजूद किसान की स्थिति बदहाल है। अधिकांश किसान, कुछ किसान सक्षम हुए हैं तो वो मुट्ठी भर, 10% आए, 90% किसान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में वो गोदान का हीरो इंग्लिश का और होरी में कितनी समानता है ये टाइप कर रही है। तो हीरो कहते नायक को, अक्सर हम हिंदी में नायक बोलते हैं, अंग्रेजी में हीरो बोलते हैं, तो इसका हीरो होरी है। अगर कोई कहे कि गोदान का हीरो कौन है, तो होरी, हीरो को तो बदल दो, होरी हो जाएगा। होरी का बेटे का नाम है गोबर, किसी को भी नाम आज तक गोबर नहीं हुआ। तो प्रेमचंद की खासियत थी चुनिया, धनिया, इस तरह के पात्र रखे, तो गोबर ही क्यों रखा? क्योंकि अधिकांश पशु
जिसे गोबर कहेंगे, वो गोबर कितना उपयोगी है। किसान आत्मनिर्भर होता है, किसान को बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, गेहूँ उसके पास है, गट्टी चलाएगा, आटा निकल आएगा। अब आटे के लिए भी हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है। उस वक़्त का किसान आत्मनिर्भर था, सिर्फ नमक लेने जाता था बाजार या कपड़ा लेने के लिए। गांधी जी ने वो भी सिखा दिया था, तकली चला करके वो सूत बना करके कपड़े बनाना। तो सिर्फ नमक ही था जो दूर से आता था, बाकी सब चीज़ें किसान के पास थी। सब्जी को कर लेगा, गेहूँ को कर लेगा, चक्की वहाँ है ही, तो इसका मतलब खाना पका के खा लेगा वो। आज के किसान की क्या स्थिति है, आप इस तरह से तुलना करेंगे तो पाएंगे कि आज किसान बहुत सक्षम है, यूँ कहेंगे। किसान हाथों से काम नहीं करता, किसान किससे काम करता है, मशीन से काम करता है। ये तब्दीली आई है प्रेमचंद के किसान में और आज के किसान में। लेकिन इससे हुआ क्या, प्रेमचंद का किसान भी ऋणी था और आज का किसान भी ऋणी है। आप बस इसी शब्द पर आप तुलना करके देख लीजिए। आज कितना भी सक्षम किसान हो, दिखावे में जीता है, उसके पास ट्रैक्टर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, और थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो कार भी चाहिए। इसलिए गांव में सारी चीज़ें, टीवी, फ्रिज, ये तो बहुत छोटी मोटी बात है। कभी ये स्टेटस सिंबल था, ये मान लिया कि फ्रिज आया, वह ये बड़ा बड़ा घर का है। मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल, यानी मशीन थी नहीं, जीरो। तब भी वो ऋणी था, आज भी ऋणी है। चलो होरी को देख लीजिए कि उनकी ऋण की स्थिति क्या थी। उसको लेकर के किसान के बतौर प्रेमचंद ने जो टिप्पणियाँ की है वो ज़बरदस्त है। जब उनकी पत्नी कहती है कि आप बार बार जमींदार के यहाँ जाते हो, पत्नी कहती है आप जमींदार के यहाँ बार बार जाते हो, वो कौन सा ऋण माफ़ कर देगा। बोला कि मैं उनके पास जाता हूँ, इससे मेरी मर्यादा, मेरा सम्मान है कि मैं, मेरी पहुँच उस सामान तक भी है। फिर वो जब वो ये कहती है कि आपका ऋण कम भी नहीं होता, माफ़ भी नहीं होता, क्या मतलब है उसके पास जाने से। वो आत्म स्वाभिमान से बोल रही है, तो वो किसान के तरफ से बोल रहा है, कह रहा है कि जिसकी पैर के तले गर्दन दबी हो, उस पैर को सहलाने में फ़ायदा है। कितनी जीवंत बात कही। यानी वो इसलिए जाता है और वहाँ जाकर के क्या मिलता है उसको, 2 मिनट किसान वो जमींदारों से बात करेगा, बात भी अपने हित की करेगा किसान से वो, कि भाई ऐसा 10-20 गाँव को इस तरह से लाना और अपना रामलीला करेंगे, तेरे को पाठ देंगे। क्या पाठ मिलेगा होरी को, कुछ नहीं, वो माली का चौकीदार का पर लट लेके बात खड़ा रहेगा, बोलना करना कुछ नहीं, ये उसको पाठ दिया जाएगा। और इसी में वो गांव में आकर के गांव पूरा ये देखेगा कि भाई जमींदार तक इसकी पहुंच है। लेकिन जमींदार उसका कोई ऋण माफ करने वाला नहीं है, ये उसकी पत्नी धनिया कारावास। और बीच में कहा गया है, बीच में उपन्यास के बीच में बताया जाता है कि ये भी विवाद का विषय, उसकी 2 बीघा जमीन थी या 5 बीघा, लेकिन धीरे धीरे जमीन कम होती जाती है, ऋणग्रस्त रहता है। और अंत में उसकी ख्वाहिश थी, किसान की भी ख्वाहिश होती है, हर व्यक्ति सपना देखता है, तो भी सपने देखते हैं। सपना सिर्फ इतना सपना कि घर में गाय हो, गाय माता कहते हैं, गाय माता ऐसे सड़क पर घूम रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनके भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो गौ माता बांधना चाहता था और संयोग से मिल गई, वो भी किसी तरह से जुगाड़ किया, गाय आ गई। लेकिन भाई जो बगल में था उसको ईर्ष्या हुई, इसके घर में तो गाय आ गई, ये तो दूध पिएंगे, स्टेशन सिंपल हो गया। तो वो जलन के मारे उसने चारे में ही जहर डाल दिया, गाय मर गई। अब गाय उधार लाया था, वो भी ऋण हो गया। ऐसे उस पर ऋण चढ़ता जाता है। अंत में वो किसी के यहाँ मजदूरी करता हो, अब वो किसान नहीं रह गए, सड़क बन रही थी, अकाल पड़ा, वहीं काम कर रहा था, 2 पैर थी, काम कर रहा था, दम तोड़ दिया। अब दुनिया आती है। अब देखिए धर्म की विडंबना जिसे कहते हैं, अभी यहाँ भी बात आई थी कि होरी जब मर रहा है, दुनिया आ चुकी है, पंडित जी आ चुके हैं, तो दुनिया के अंदर विश्वास है कि आखिर ये दुनिया पार कैसे करेंगे, भवसागर पार कैसे होगी, तो गौ दान दिया जाएगा। गोदान,
गोदान का मतलब यही समझ लीजिए कि आज हम इतना भी समझे तो काफ़ी। गोदान क्यों कहते हैं? गोदान की अंतिम वाक्य, अंतिम पैरा है ये। गोदान कर रहा है। गोदान कैसे कर रहा है? ये प्रेमचंद की खूबी है इस बात की कि गोदान नहीं होता वो, फिर भी शीर्षक क्या रखा? गोदान। गोदान कैसे किया गया कि पंडित जी हमारे पास ये 2 पैसे, ये 2 पैसे लोग समझ लो गोदान हुआ। गाय के लिए तो बहुत 2, 5, 10, 5 रुपये चाहिए थे, वहाँ तो पैसे ही थे। दिन भर की मजदूरी में पैसे आ रहे थे, तो आज की मजदूरी ये पैसा है, ये रकम समझ लेना कि गोदान हो गया। तो वो किसान जो ऋणग्रस्त रहा, ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और गोदान करने लगा, तो गोदान के नाम पर उसे 2 पैसे में गोदान भी करना पड़ा। इस तरह से उपन्यास की समीक्षा जब की जाती है तो पता चलेगा कि इसके कई रिव्यू आते हैं, कई तरह से बात की जाती है, कितना मर्म छुपा हुआ है। प्रेमचंद कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, शीर्षक गोदान रखा, गोदान तो हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी लोगों का जो विश्वास है वो किस तरह से गोदान करवाता है। तो इस तरह से हम बात को यही समाप्त इसलिए करेंगे कि हमारे बच्चे में उतना पेशेंस नहीं रहा।